मैं रोहनजय पांडे एक बार फिर से चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो कल चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे वर्णमाला के विषय में, और वर्णमाला के संदर्भ में जितना भी एस्पेक्ट्स हो सकता था वो सारी चीज़ें देखा आपने। तो पहले भाषा पढ़े, भाषा के बाद जो आया वो वर्णमाला। वर्णमाला भी मैंने आपको बताया था कि हम कई अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो भाग था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो भाग था कालमान के आधार पर। ये दरअसल वही कालमान है जिसे हम और क्या कहे हैं, मात्रा भी कहते हैं, उच्चारण काल कहते हैं और उच्चारण स्थान के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं, अब जो पढ़ेंगे वो स्वर का ही विभाजन चल ही रहा है। और स्वर में पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे यह पूछा जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम इसको बांट करके देखें तो जाहिर है एक बात कि कोई भी वर्ण या तो कंठ से बोला जाएगा, या तो तालु से बोला जाएगा, या तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, या इसका उच्चारण स्थान दंत होगा, या इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, और क्या क्या होगा ये पता करना है। इसमें एक ऑप्शन मैं और लिखना चाह रहा था, 7। दो का हम पता करेंगे इनके क्रम के आगे। तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब आप अपने आंसर्स बताना शुरू करिए कि इसमें से कौन सा ज्यादा सही होगा या कौन सबसे सटीक होगा। कोई बात नहीं, हाँ बहुत सारे बच्चों का 7 जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब है और होना भी चाहिए ऐसे। अब अगर हम बात करें, जैसे मनुष्य का ये मुख है, मनुष्य के मुख के मूल रूप से कुल कितने भाग होते हैं अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जहां से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उनको कुल कितने भागों में बांटा गया है, पहला प्रश्न यही है। तो कुल पहला भाग तो आपका ये हो जाता है, जो ये है कंठ, इसी को बोला जाता है कंठ। आपके जिह्वा के ठीक ऊपर माने दांत के थोड़ा सा पीछे जो हिस्सा होता है यहां, उसे बोलते हैं तालु। और दांत के ठीक पीछे तालु है, और तालु के ठीक पीछे अगर आप जीभ लेकर के जाते हैं तो सटरिंग जैसी बनी होती है। उसके उस हिस्से को दरअसल मूर्धा कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा। तालु के ठीक आगे जो हिस्सा आता है वो आता है डी, और सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है
वो आता है ओ। दी का आशय दांत से है, ओ का आशय ओष्ठ से है। माने मनुष्य के मुख में कुल 5 महत्वपूर्ण ऐसी जगह हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये 5 वर्ण हैं। आशा है ये आप ठीक ठाक ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब अगले कदम पर देखें। देखिए, जब वर्णों के उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा दबाव यदि आपके कंठ वाले हिस्से पर हो तो ये आप मान करके चले कि वो वर्ण कंठ से बोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये बात एकदम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने कंठ पर ऐसे उंगली रखें, यहां पर ज्यादा तेज मत दबाइएगा वरना मेरी गारंटी नहीं है, बाद में इल्जाम आप लगाओ कि यही है हत्यारा, इसे ही पकड़वाइए। इस पर उंगली रखिए बहुत हल्का सा और आप स्वरों को बोलने का प्रयास करिए। आप बहुत आसानी से ये बता पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो सब अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। इसीलिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। अगला है तालु। अब हम सभी में यह शामिल करके देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं स्वर जिनके उच्चारण में तालु महती भूमिका अदा करती है। तो आप बोल करके देखें, ई और ई। देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल है, अगर मेरे साथ आप बोल लेंगे तो ये याद रहेगा आपको। बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में नहीं, धूमधाम से ठीक ठाक ढंग से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ई और ई जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा तालु से जाकर के टकराती है और तालु से जाकर के टकराने के कारण इन दोनों को हम तालव्य ध्वनि कहते हैं। अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बाकी हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे। व्यंजन में कौन तालु है कौन कंठ है ये हम बाद में पढ़ेंगे। स्वर का वर्गीकरण हम अलग से कर लेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण हम अलग से कर लेंगे। फिर मिला करके एक अप्रोच से जब आप अपना नोट्स प्रॉपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत डायनेमिक तरीके का नोट्स बनाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तालु वाला हिस्सा भी क्लियर है। अब जो बात आती है वो ऐसा, अगला है मूर्धा। मूर्धा के 2 लक्षण हैं और दोनों लक्षण प्रैक्टिकल तौर पर याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी जीभ है, आप ये मान लें कि ये आपकी जीभ है। जीभ जिन वर्णों को बोलते समय पीछे की तरफ पलट जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा आपकी पीछे की तरफ पलट जाए, जान लीजिएगा वो मूर्धा है। जैसे ट बोल करके देखिए, व्यंजन में ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। जैसे ही आप ट वर्ग की बात करेंगे ये आपकी जीभ पीछे की तरफ पलट जाती है। जीभ का पीछे की तरफ पलट जाना इस बात की तरफ संकेत करता है कि वो मूर्धा है। परीक्षा में बैठे आप उस वर्ण को तत्काल वहीं देखिए, जैसे ही जीभ पीछे की तरफ पलटे आप ये जान लीजिए वो मूर्धा है। और दूसरा जो लक्षण है वो ये कि आपकी जो जिह्वा है अगर उसमें वाइब्रेशन पैदा हो, जिन ध्वनियों को बोलते समय आपके जिह्वा में वाइब्रेशन पैदा हो, कंपन्नता पैदा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मूर्धा कहते हैं। आइए स्वरों की शुरुआत से हम उच्चारण करें और ये हम देख पाएंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में जीभ वाइब्रेट हो रही है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री। री बोल करके देखिए, री शुद्ध रूप से बोलेंगे, जिह्वा में वाइब्रेशन होना 100% स्वाभाविक हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली बोल करके देखिए, फिर हम इस विषय पर बात करें। क्लियर? री में वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब सभी स्वरों में री एक ऐसा स्वर है जिनके उच्चारण में जिह्वा में वाइब्रेशन हो रही है।
तो हम री को मान लेते हैं मूर्धा। और आपको एक बात बता दूं, जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बड़ी री की कोई संकल्पना है नहीं, पर अगर बड़ी री के भी उच्चारण स्थान का जिक्र करता है तो वो यहीं आकर के शामिल हो जाएगा। यहां शामिल होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके उच्चारण में भी जीभ आपका क्या होता है? वाइब्रेट होता है। अब आगे की बात करें, हमको यह जानना है दंत। कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ दांतों से टकराए उसे दंत कहते हैं। फिलहाल इसके एक कदम और आगे बढ़ें तो उ और उ और उ अगर आप बोल करके देखेंगे तो आप तुरंत आपके होठ गोलाकार हो जाते हैं। उ और उ को बोलते समय आपके होठ वो गोलाकार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका उच्चारण करके देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इन दो स्वरों के अर्थात उ और उ, इन दो स्वरों के उच्चारण में यदि आपके होठ गोलाकार हो रहे हैं, आपके होठ अगर गोलाकार हो रहे हैं तो धूमधाम से यह बता पाएंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब यहां से एक लॉजिक काम करेगा, उसे आपको केंद्र में रख करके समझना है। वो ये कि आपने देखा कि जहां से अ का उच्चारण हम लोगों ने माना वहीं से आ का भी उच्चारण माना। जहां से छोटी ई का उच्चारण स्थान माना वहीं से बड़ी ई का माना, और जहां से छोटा ऊ का माना वहीं से बड़ा ऊ का माना, और जहां से हम लोग री का मानते हैं वहीं से बड़ी री का मानते हैं। तो क्या आप ये कल्पना कर पाएंगे कि जहां से ए का उच्चारण होगा वहीं से ऐ का भी होगा, और जहां से ओ का उच्चारण होगा वहीं से औ का भी होगा? ये एकदम सामान्य प्रक्रिया में शामिल है। जहां से ए का उच्चारण होगा वहीं से ऐ का भी होगा, जहां से ओ का उच्चारण होगा वहीं से औ का भी उच्चारण होगा। क्लियर है? अब अगर हम प्रीवियस लेक्चर पर जाकर के अगर एक कंसेप्ट को समझें, या जो आपने नोट्स बनाया था उसमें आपको याद होगा कि ए जिन दो शब्द खंडों से या जिन दो ध्वनियों से ए का निर्माण हुआ था उसमें से एक था अ और एक था ई, और ओ जिन दो ध्वनियों से निर्मित हुआ था उसमें एक था अ और एक था उ। क्या आप ये मान रहे हैं? अगर आप ये मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहां से देखिएगा, अ और आ का उच्चारण स्थान हमने कंठ माना, तो अ के ऊपर हमने लिख दिया ये कंठ, प्लस ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तो यहां लिख दिया गया तालु। आप ये कह सकते हैं कि ए ऐसे दो ध्वनियों से निर्मित है जिसका पहला हिस्सा अ और दूसरा हिस्सा ई है, और जो इसका पहला हिस्सा है वो कंठ से और जो दूसरा हिस्सा है वो तालु से बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ए ऐसे दो ध्वनियों से मिलकर के बना है जो कि एक कंठ से और एक तालु से बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। ठीक वही परिस्थिति यहां पर बनती है। यदि अ के उच्चारण स्थान के बारे में देखें तो आपके लिए मिलेगा कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो है ओष्ठ। माने ओ और औ में अगर हम एक की बात कर ले, ओ ऐसे दो वर्णों से मिलकर के बना है जिसमें से एक तो अ और एक तो उ है। जो पहला है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, जो दूसरा है
उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो चूंकि ऐसे दो ध्वनियों से मिलकर बना जो एक कंठ से और एक तालु से बोला जाता है, जिसके कारण हम एक को कंठ तालव्य कहे और वहीं दूसरे में एक कंठ से और एक ओष्ठ से बोला गया, इसलिए उसको हम कंठोष्ठ कहे। अब अगर हम बात करें काउंटिंग में, तो ये एक स्वर हो गया, दो स्वर हो गया, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10 और ये 11। 11 की बात हो गई। ये 11 स्वर हम पढ़ ही रहे हैं। स्वरों की संख्या है 11 और 11 के 11 स्वर कहां कहां से बोले जाते हैं, ये बात एकदम स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में आपको एक निष्कर्ष ये निकला होगा कि हिंदी वर्णमाला में ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान क्या हो, दंत हो। हिंदी वर्णमाला में ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिनका उच्चारण स्थान क्या हो, दंत हो। अब एक प्रश्न बनेगा, पहले वाले प्रश्न का पहले जवाब दे लेते हैं। प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों को कुल कितने स्थान से उच्चरित किया जाता है। तो हो गया आपका 1, 2, 3, दंत से कोई नहीं है, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब होगा डी। मैंने 7 जो बाद में चेंज किया वो ऐसे लोगों के लिए कि जब यहां मैंने सब नाम का जिक्र किया तो बच्चों ने ये ठीक ठाक आइडिया लगा लिया कि कुल 8 जगह से होंगे या 7 जगह से होंगे, क्योंकि इतने लोगों को ही लिखा गया है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा कि कितने जगहों से हिंदी के वर्णमाला के स्वरों का उच्चारण होता है, तो 6। पर अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां से हिंदी के किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो आप टाइप करके आप बताते रहें, क्योंकि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही समझ पा रहे होंगे आसानी से। बात समझ आ गई? क्लियर है यहां से कि कोई अभी डाउट में भी है? चलिए स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा, शानदार। ठीक, ये दोनों चीजें क्लियर हैं। अब अगर हम अगले प्रश्न पर बढ़ें तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण करना था वो हमने कर लिया। अब आते हैं हम अगले वर्गीकरण पर। स्वरों का जो अगला वर्गीकरण है उसमें 2 आधार हैं। पहला पढ़ेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। एक आपका है जीभ प्रयोग और एक आपका है ओष्ठ प्रयोग। अभी स्वर का ही वर्गीकरण चल रहा है, स्वर के हिस्से से अभी हम हटे नहीं हैं। जीभ प्रयोग और ओष्ठ प्रयोग के नजरिए से अगर हम इसको देखें तो यहां से निष्कर्ष क्या मिलता है वो देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ये वर्गीकरण एक भाषा वैज्ञानिक हैं भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने इसके आगे का वर्गीकरण किया है।
उस वर्गीकरण में भोलानाथ तिवारी जी ये कहते हैं कि री कोई स्वर नहीं है, अर्थात भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना। उन्होंने कहा कि री कोई स्वर नहीं है, और उसके पीछे जो वो लॉजिक प्रस्तुत करते हैं, वो लॉजिक ये था, जैसे ये र है और ये छोटी ई की मात्रा लगा दिया गया। अब यदि आपसे ये पूछा जाए, दोनों का उच्चारण करके देखिए, दोनों के उच्चारण को आप अलग नहीं कर पाएंगे। र और री का उच्चारण एक जैसे ही लगेगा, कोई अंतर नहीं। री और री दोनों बोल करके देखें। उन्होंने कहा कि री के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, री स्वर की बात कर रहा हूं, कि वो अन्य स्वरों की भांति व्यंजन के इस अवस्था से अपने को अलग रख सके। और यदि ऐसी काबिलियत नहीं है तो यह माना जा सकता है कि जैसा र पर लगा हुआ छोटी ई की मात्रा अपना उच्चारण कर रही है, ठीक वैसे ही री का भी उच्चारण है। और अगर ऐसी स्थिति है तो इनको उस कैटेगराइजेशन से हटा दिया जाता है। तो इसके दो मूल कारण हैं ये बताने का, क्योंकि जब हम ये वाला हिस्सा हम व्याख्या करेंगे, उसमें री का जिक्र नहीं आएगा कि री कहां से बोला जाता है। तो आप तनाव मत लीजिएगा कि ये छूट रहा है, क्योंकि बहुत सारे फ्लो में कमेंट आएंगे, तो वो हम पहले से सूचित कर दे रहे हैं। अब पहला प्रश्न ये बनता है कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया? तो आप बताएंगे 3। और ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 2। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो 2। कौन कौन से हैं वो नाम याद होना चाहिए। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो 2। कौन कौन से हैं वो नाम याद होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी कह दे रहा हूं, सर आकर के उसको मैनेज कर लेंगे। हम थोड़ा और धीरे बोलते हैं। ठीक है भाई, इस प्रॉब्लम अभी सॉल्व करा दे रहे हैं, डोंट वरी। अब ठीक है? हेलो, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो अभी वो रिजॉल्व हो जाएगी, आप उसको लेकर के परेशान ना हो। ठीक, आइए देखते हैं। एक मिनट आप वेट करिए, सही कराते हैं।
चलिए आइए आगे की बात करते हैं। अब अगर हम आगे की प्रक्रिया में आए, चलिए रजत जी आ गए हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने कहा कि जीभ प्रयोग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया और ओष्ठ प्रयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। जीभ प्रयोग में जो पहला आधार है उसको बोलते हैं अग्रस्वर, दूसरा जो है उसे कहते हैं हम मध्य, या फिर उसको कहा जाता है केंद्रीय स्वर। और तीसरा है उसको कहा जाता है पश्च स्वर। और ओष्ठ प्रयोग के आधार पर बंटवारा देखें, एक को कहा जाता है वृत्तमुखी और एक को कहा जाता है अर्धवृत्तमुखी, या मैंने इसको अवृत्तमुखी भी कहते हुए देखा है, दोनों बातें आती हैं। और इसका एक नाम और है वर्तुलाकार। और अवर्तुलाकार। ये एक ऐसा कंडीशन है, इस वाली अवस्था में अ को उदासीन वर्ण कहा गया है। जीभ प्रयोग के आधार पर अ को उदासीन वर्ण कहा गया है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, परीक्षा में पूछा गया कि जीभ प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जीभ प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है उसमें। ऑप्शन ए में दिया उन्होंने अग्रस्वर, बी में दिया उन्होंने पश्च स्वर, सी में दिया मध्य स्वर, डी में दे दिया संवृत स्वर। ये परीक्षा का प्रश्न है। मैं आपको एक मॉडल दिखा दूं, देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकेंगे। लिखा जाएगा कि जीभ प्रयोग के आधार पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन ए अग्रस्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी संवृत स्वर, ऑप्शन डी पश्च स्वर। ठीक है, चलिए, दोनों का आंसर आप ठीक ठाक कर पा रहे हैं। बस मेरा उद्देश्य यही था कि आप ये जुड़ पाएं कि प्रश्न का स्तर क्या होगा या कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकेंगे। तो दोनों स्थितियों में आप ये जान पाए हैं। इसका जवाब तो आप डायरेक्ट ले लिए कि 3।
पर कौन सा भेद नहीं है, ये परीक्षा में तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे यदि इसके तीनों भेदों का नाम याद होगा। तो हम जानते हैं एक का नाम अग्रस्वर है, एक का मध्य है, एक का पश्य है। संवृत स्वर जो है वो जीभ प्रयोग के आधार पर इसमें शामिल नहीं हो पाता, तो उसको हम अलग करके रखेंगे, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अब इसमें यह देखना है कि कौन कौन सा अग्र स्वर में आता है, कौन पश्य स्वर में आता है, कौन मध्य स्वर में आता है। इसको देखने का जो सही तरीका है, या इसको याद करने का, या इसको समझने का जो सही तरीका है, उसको इस नजरिए से आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मध्य या केंद्रीय में केवल एक व्यक्तित्व आएगा, अ, जबकि बीएन तिवारी ने अर्थात भोलानाथ तिवारी अ और आ दोनों को मध्य मानते हैं। पर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया तो उसमें अ और आ दोनों विकल्प में मध्य के तौर पर थे, लेकिन सही जवाब केवल अ को माना गया। इससे यह बात तो निष्कर्ष हो जाती है कि परीक्षक या कमीशन या जो भी पेपर बना रहा है, पेपर सेटर केवल अ को ही मध्य मानता है, आ को नहीं। क्योंकि अन्य बहुत सारी व्याकरण की किताबें ऐसी निकली जिन्होंने केवल अ को ही मध्य स्वर माना, तो अ को ही मध्य स्वर केंद्र में रख करके हम चलते हैं। चलिए, तो मध्य या केंद्रीय स्वर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपकी ये हो गई जिह्वा, अब जीभ में ये वाला जो हिस्सा है इसको ही कहा जाता है अग्र, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है मध्य, और ये वाला हिस्सा कहा जाता है पश्य। माने सरल शब्दों में कहें, जीभ का वह हिस्सा जो आपके दांतों से आकर के टकराता है वो अग्र है। जीभ का वह हिस्सा जो कंठ से बाहर की तरफ निकला है वो पश्य है, और इन दोनों के मध्य की अवस्था मध्य कहलाती है या केंद्रीय के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं। प्रश्न उनका यह है कि मध्य या केंद्रीय स्वर अ है। अब कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का ये वाला हिस्सा, क्योंकि जीभ के यूज की बात करा रहा है, जीभ प्रयोग की बात हो रही है, तो जीभ का ये वाला हिस्सा जो दांतों के करीब है, जिन स्वरों के उच्चारण में ये एक्टिव होता है, ये भाग क्रियाशील होता है, उसे ही हम मान लेते हैं कि वो कहां से बोला जाएगा, अग्र से। अगर आप ई और ई बोल करके देखें प्रैक्टिकली, ई और ई, तो यही वाला हिस्सा जाकर के दांत और तालू से टकराती है। क्योंकि ये वाला छोटी ई और बड़ी ई दांत और तालू को आगे वाले हिस्से का ही टकराता है, इसलिए छोटी ई और बड़ी ई को हम अग्र स्वर में शामिल रखते हैं। अब एक बात और देखें, अब फिर पीछे से लिंक करके हम इसको जोड़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो क्या कि छोटी ई और बड़ी ई है अग्र स्वर, आप समझ पा रहे हैं। याद करिए वो दिन जब हम पढ़े थे, मध्य या केंद्रीय है, छोटी ई और बड़ी ई अग्र है। मैं दावा करता हूं कि ये पूरा याद रहेगा। केवल याद क्या करना, अ मध्य या केंद्रीय है, ई और ई चूंकि बोलते समय जीभ का यही अगला हिस्सा ही क्रियाशील होता है, इसलिए इसको हम अग्र मानते हैं। अब ऐसे स्वर जिनके निर्माण में ये अपनी भूमिका अदा करता है, वो भी जाहिर सी बात है कि अग्र से ही बोले जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अगर ए में ई शामिल है और ई बोलने के लिए आपके जिह्वा का अगला हिस्सा एक्टिव होता है, तो इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्रियाशील होना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये अग्र स्वर कहलाएंगे। अब बात आती है पश्य स्वर की। अगर हम इन स्वरों को छोड़ करके बात करें, जितने स्वर बचते हैं वो सभी पश्य में चले जाएंगे। अब बचते कौन कौन हैं? एक तो बचा आपका ये आ, एक बचा उ, एक बचा बड़ा उ, एक बचा ओ, और एक बचा औ, और एक आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे।
इसका भी उच्चारण स्थान पश्च स्वर के रूप में ही माना जाता है। इस तरह से इसका वर्गीकरण अलग अलग होता है जो आपके सामने दिया गया है। क्या ये मान लूं कि ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम ओष्ठ प्रयोग में चले आते हैं। ओष्ठ प्रयोग तो बेहद सहज है, उसमें बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति नहीं आती है। जैसे ओष्ठ प्रयोग का मतलब यह है कि ओष्ठ की आकृति, तो जिन, अब देखिए इसका नाम है वृत्तमुखी। वृत्त का अर्थ होता है गोला, अर्धवृत्त या अवृत्त का मतलब होता है आधा गोला या जिसमें गोला न बने, ये दोनों बातें शामिल हैं। अब वृत्तमुखी की बात करें कि जिन स्वरों को बोलते समय होंठ आपके गोलाकार हो जाएं, वो बोल करके ही देख लेना है, ऐसा नहीं है इसे रटना है। जिन स्वरों को बोलते समय आपके होंठ गोलाकार हो जाएं, उनको हम मानते हैं कि वो वृत्तमुखी हैं। अब कौन कौन से हैं तो देखें, उ और उ, ये तो आप स्वीकार करते हैं कि ये दोनों वृत्तमुखी हैं। अब हमको ऐसे स्वरों के बारे में सोचना है जो स्वर या जिन स्वरों के निर्माण में इनकी मदद लेनी होती है वो भी यहीं से बोले जाएंगे। और ऐसे दो स्वर हैं, कौन कौन से? एक है ओ और एक है औ। तो ये जो चार हैं मूल रूप से इनको कहा जाता है वृत्तमुखी। इन चार को छोड़ करके जो लोग बचेंगे वो अर्धवृत्तमुखी में या अवृत्तमुखी में शामिल हो जाएंगे। अब इनको छोड़ करके अ को तो उदासीन घोषित किया गया, हम इसकी बात छोड़ दें। इसको छोड़ करके देखें तो आपके सामने आता है आ, आपके सामने आता है ई, आपके सामने आता है बड़ी ई, आपके सामने आता है ए, आपके सामने आता है ऐ। ये जो लोग हैं ये अर्धवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लोग हैं इसमें से केवल ये वाला हिस्सा याद कर लीजिए, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये वृत्तमुखी हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो रेस्ट होंगे वो अवृत्त में चले जाएंगे। बहुत ही सरलता से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया भैया, कर लिए? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोग लाइव हैं मैं उनके विषय में या ऐसे बच्चे जो इसको बाद में देखेंगे उनको ये बताना चाह रहा हूं, अभी तक का ये रिकॉर्ड है या इतिहास गवाह है कि जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया उस टॉपिक से बाहर आज तक कोई भी कमीशन प्रश्न नहीं पूछ पाया है। वर्णमाला पढ़ा रहा हूं ना, अभी हो सकता है आपको हंसी लग रहा हो, मजाक लग रहा हो या मेरे बातों पर यकीन ना हो, पर मुझे इस बात का कभी तनाव नहीं होता क्योंकि बच्चे आज इस बात को स्वीकार नहीं करते। आज केवल बच्चे धूमधाम से लिख लेते हैं, पर जब किसी परीक्षा को देख करके वो लौटते हैं तब वो शायद ये दिल से महसूस करते हैं कि अगर मैंने काश सुन लिया होता सर को तो इस प्रश्न का जवाब एग्जैक्ट देता। ये आप मान लीजिए, आप अभी हमको जान नहीं पाएंगे क्योंकि नया नया भी आया हुआ हूँ इस चैनल के थ्रू, तो शायद आप समझेंगे नहीं, पर समझेंगे और इतना बेहतर तरीके से हमको समझेंगे कि फिर मुझे भूल करके भी भूल नहीं पाएंगे। मैं बहुत डायनामिक व्यक्ति हूँ, एक बार आदत में आ जाता हूँ तो फिर जाता नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दरअसल मेरा आना तो इस चैनल पर हमेशा बना रहेगा, पर परीक्षा
और मौका और वक्त एक बार अगर रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाएंगे, ताउम्र केवल बैठ करके यही पछताते रहेंगे, काश काश और काश। ये लगा करके जीवन खत्म हो जाती है और कुछ मिलता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को आपस में वार्तालाप करते हुए देखते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे मुकाम ही आप हासिल कर लीजिए कि लोग मजबूर हो जाएं आपसे मिलने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं आपसे बात करने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ करके संबंध बताने में। ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी आप स्वतंत्र हैं, चैनल है, स्विच करने में कितना टाइम लगता है, आप कहीं और भी टहल सकते हैं। पर चंद्रा के इस YouTube चैनल पर जो भी चीज़ें दी जाती हैं बड़ी खुददारी और वफादारी के साथ दी जाती हैं। आप ये सोचते होंगे कि शायद लापरवाही या फिर बैच को लेकर के परेशानी, समझ नहीं पाएंगे। ये समझता है वही विद्यार्थी जो सफल है, ऐसा नहीं जो असफल है, क्योंकि असफल व्यक्ति हमेशा केवल आपको डाइवर्ट करता है। वो आपको बताएगा वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। असफल व्यक्ति ऐसा जो आपका हित चाहता हो वो सबसे ज्यादा बढ़िया बताएगा कि वो कौन सी वजहें रही हैं, वो कौन से कारण रहे हैं, वो कौन से मित्र रहे हैं जिनकी बातों में आकर के मैंने अपना करियर खराब किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं रोज रोज ये बताता नहीं, क्योंकि मैं इस चैनल पर नया हूं, आप मेरे लिए नए हैं, इसलिए हम आपको एक बार सूचित करना बेहतर समझे कि ये मेरा दायित्व बन जाता है कि आप अगर अभी भटक रहे हैं तो मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं। बाद में चल करके मुझे इस बात की ग्लानि नहीं महसूस होगी कि मैंने बच्चों को शायद अगर बता दिया होता तो बेहतर होता। और मेरे इतने कन्वर्सेशन के दौरान अगर एक भी विद्यार्थी अपने ट्रैक को सही जगह ले आता है और पढ़ने में अपना समय गंवाता है तो मैं समझ लूंगा कि मेरा इतना वक्त बर्बाद करना, इतना वक्त जाया करना जाया नहीं गया, मान करके चलते हैं। आइए अब हम अगले चरण पर आए। अगला हिस्सा क्या है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब स्वर का अंतिम चरण जो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर हो गया, फिर मैंने आपको बताया था मुख विवर के आधार पर वर्गीकरण। या इसको बोलते हैं मुख आकृति के आधार पर वर्गीकरण। अगर मुख विवर या मुख आकृति के आधार पर अगर स्वरों के विषय में पूछा जाए कि स्वरों के कुल कितने भाग या कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन इस तरह आपके सामने दे दिया जाए मित्र, ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 8, डी 3, तो आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम आते हैं, पहले इसका वर्गीकरण कर ले, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मुख विवर के आधार पर दरअसल एक जो है उसे हम बोलते हैं विवृत स्वर, दूसरे का नाम है अर्ध विवृत स्वर। तीसरे का नाम है अर्ध संवृत स्वर, और अगले का नाम है संवृत स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और संवृत। याद होगा
ये संवृत वही है जो हम पिछला क्वेश्चन बना रहे थे जीभ प्रयोग के आधार पर। यही संवृत वाले का ही नामकरण वहां शामिल कर दिया गया था जब आपसे पूछा गया था कि जीभ प्रयोग के आधार पर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ये वही वाला संवृत है, ये ध्यान रखें। क्या ये बात एकदम क्लियर है? चलिए अब अगर हम इसी क्रम को आगे बढ़ा करके देखें तो आप क्या समझ पाएंगे। ये आपने महसूस किया होगा कि दरअसल ये वाला पार्ट जब जब आप पढ़े हैं तब तब आपके माइंड से स्लिप हो जाता होगा, आप याद करते होंगे, स्लिप हो जाता होगा। उसका एक कारण बता दूं, अगर इन शब्दों का हिंदी मतलब आपको नहीं है तो आप कितनी बार भी याद करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके माइंड से स्लिप हो ही जाना है, ये लाजमी है। क्लियर? चलिए देखते हैं। इस विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। और संवृत का मतलब होता है लगभग बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? लगभग बंद। और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। यहां से एक बात आप ठीक ठाक मात्रा में समझ पाएंगे, वो आप समझें। अगर ये याद कर लिए तो ये वालों का अर्थ अपने आप क्लियर कर ले जाएंगे। बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कि विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ और संवृत का अर्थ होता है लगभग बंद। माने होठ का खुला हुआ होना और होठ का लगभग बंद होना। बंद होना पूरा मत करिएगा, अगर आप लगभग नहीं लगाएंगे तो होठ को बंद करने के बाद तो उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, कोई भी ध्वनि बाहर नहीं निकलेगी, तो इसको हम लगभग बंद कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह बात आप समझ पा रहे होंगे कि विवृत का मतलब खुला हुआ और अर्ध विवृत का मतलब क्या हो जाएगा? आधा खुला हुआ। संवृत का मतलब लगभग बंद, पर अर्ध संवृत का मतलब होता है आधा बंद। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब अगर हिंदी आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी तो हम बोल करके देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख एकदम खुले हों। मैं अभी लिखा दूंगा, एक बार इसका फिर से सिनॉप्सिस करेंगे। जो भी स्वरों के भेद रहे हैं एक बार मैं फिर से अभी परिचय कराऊंगा और तत्काल अभी ये रिवीजन हो जाएगा। धैर्य रखिए, पूरे वर्णमाला पढ़ा लेने के बाद आज तक आपके पास जो भी वर्णमाला की प्रैक्टिस हो लगा करके देखिएगा। एक नाम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, रोहनजय पांडे, चाहेंगे ना तो भी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मेरे बात पर यकीन मत करिएगा, मैं झूठ भी बहुत बोलता हूं, ये मैं एकदम ओपन कहता हूं। मेरी बात पर यकीन मत करिए, मैं जो पढ़ाऊं किसी भी प्रकाशन का वर्णमाला का अगर प्रैक्टिस सेट हो, चाहे उसमें 100 प्रश्न हो चाहे 1000 क्वेश्चन हो, लगा करके देखिएगा, शब्द और विकल्प भी नहीं बदल पाते हैं, एकदम वही होंगे और उसमें कहीं से कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। आप एकदम धूमधाम से केवल जुटे रहें। हाँ, तो ये बात आप समझ पाए। अब देखते हैं आ, बोल करके देखिएगा। आ एक ऐसा स्वर है जिसको बोलने में मुख पूरा खुला हुआ होता है। आ, इसका मतलब यह है कि विवृत के अंतर्गत केवल यही एक व्यक्तित्व शामिल है, वो है आ। विवृत के अंतर्गत केवल आ ही शामिल है, यह बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, लगभग बंद। लगभग बंद में 4 लोग आते हैं, एक तो छोटी ई, एक बड़ी ई, एक छोटा ऊ
और एक बड़ा ऊ। ये चार ऐसे हैं जिनके उच्चारण में, जैसे ई, ई, उ के उच्चारण में मुख लगभग बंद ही हो जाता है। पर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे सर कि आधा खुला और आधा बंद, ये बात तो एक ही हुई। ऐसी भी संकल्पना आ रही होगी कि आधा खुला और आधा बंद का क्या मतलब है। ये तो बात लगभग एक ही है, ये अलग अलग बातें नहीं हैं, पर हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या? तो ऐसे सिचुएशन में इसको और इसको अगर आप दोनों को मिला करके देखें तो आप क्या इसको और इसको दोनों को बराबर मानने की गलती कर सकेंगे? तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट? ये आपका लगभग बंद है, ये आपका आधा बंद है, ये आपका आधा खुला है, ये खुला हुआ है। आधा खुला और आधा बंद दोनों को अगर हम देखें तो शब्द के नजरिए से जाकर के देखेंगे तो बात अलग होगी। शब्द के नजरिए से जाकर के देखेंगे तो बात अलग होगी। पर अगर हम इस आकृति के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं, डायग्राम के माध्यम से, तो आप समझ पाएंगे कि इन दोनों में दरअसल क्या अंतर है। ठीक है ना? चलिए, इस तरह से स्वर का एक एपिसोड समाप्त होता है। अब हम अगला कदम रखने जा रहे हैं व्यंजन में। आइए देखते हैं कि व्यंजन क्या है और व्यंजन का विस्तार क्या है। चलें? आइए, व्यंजन के कुछ सामान्य सवालात हैं, सामान्य प्रश्न है, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। व्यंजन में जो सबसे पहली पॉइंट आती है वो आती है परिभाषा। व्यंजन की जो दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है व्यंजन की मूल संख्या। तीसरी जो पॉइंट है व्यंजन की कुल संख्या। और चौथी जो पॉइंट है व्यंजन के भेद। और पांचवी पॉइंट है व्यंजन का लिंग या फिर जेंडर से संबंधित मामला। बहुत ध्यान से समझिएगा तो आप एकदम जुड़ाव महसूस करेंगे। देखिए, विषय वस्तु को अगर समझना है तो विषय वस्तु में डूब जाना चाहिए। अगर आप किसी चीज को बहुत खो करके एकदम संगीतमय रूप से अगर यदि आप उसको देखते हैं तो धूमधाम से अब इसका आनंद उठा पाएंगे बिना तनाव के, है ना? चलिए, ये कुछ प्रश्न हैं जो डायरेक्ट हैं। इस डायरेक्ट के बाद अब हम कैटेगराइज करना शुरू करेंगे और लास्ट तक के मोमेंट पर जाएंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जाहिर है पिछला वाला लेक्चर याद होगा, वहां मैंने आपको बताया कि स्वर ऐसी ध्वनियां होती थी जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद की आवश्यकता नहीं होती थी। पर व्यंजन के संदर्भ में आकर के बात करें, व्यंजन एक ऐसी ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में स्वर का होना जरूरी है। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो आप ऐसे कहें, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले
ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। अब स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियों को यदि व्यंजन कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, आप ये समझें। जैसे ये क है, ये क है ध्वनि, और ये वाला हिस्सा व्यंजन है। जब इसमें हम अ जोड़ते हैं तब हम इस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि व्यंजन ये है कि ये है, तो आप बताएंगे व्यंजन ये है, क्योंकि परिभाषा को ध्यान से समझिएगा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं का आशय यह है कि वह कौन सी ध्वनि है जिनके उच्चारण में व्यंजन की सहारा, स्वर की सहारे की आवश्यकता हुई। वो ध्वनि ये नहीं है, वो ध्वनि ये है। अर्थात व्यंजन वही होते हैं जिनके नीचे हल चिन्ह लगा होता है। जिन वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन। और उस व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि व्यंजन का स्वतंत्र अवस्था में उच्चारण नहीं हो सकता। आप कितना भी चाहें कि स्वतंत्र अवस्था में व्यंजन का उच्चारण कर लें, नहीं होगा। स्वर के सहारे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब बात आती है मूल संख्या की। मूल संख्या दरअसल क्या है, 33। कितना, 33। और यदि कुल संख्या की बात करें तो है 39। पर मैंने बहुत सारे पुस्तकों में 41 देखा है, 41। पर आप 41 मत लगाना, आप 39 लगाना, क्योंकि 39 सही है। क्यों सही है ये हम आगे चर्चा करेंगे। भेद की बात करेगा तो आप बताएंगे 3। 3 भेद से जोड़ करके हम इसको पूरा करें। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीनों का नाम याद हो गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 39 का जिक्र करें, 39 कैसे, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, अंतस्थ की संख्या है 4 और ऊष्म की संख्या है 4। यही बात यहां शिफ्ट करिए, 25, 4 और 4। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो मिलता है आपको 33। पर 25, 4, 4 की अगर हम बात करें देखिए, स्पीड तो यही होगी। जैसे जिनको ऐसा लगे कि सर स्पीड से नहीं पढ़ा रहे, उनके लिए एक सुविधा होती है, जानते हैं क्या? अभी आप जा करके काम करें कोई दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हो, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उस कार्य को करें। उसके बाद जब वीडियो ओवर हो जाएगा तो उसमें स्पीड बढ़ाने की एक व्यवस्था होती है। स्पीड को एकदम 500 या बुलेट की स्पीड से करें, धूमधाम से जाइए, कोई तनाव की बात नहीं होगी। पर मेरे लिए वो विद्यार्थी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है जो अपने आप में बहुत ही टॉप लेवल के हैं। चंद्रा उनका भी साथ नहीं छोड़ती जो एकदम कमजोर हैं, जो एकदम बेसिक से सुन रहे हैं या बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। और इनका मूल उद्देश्य यही है। अगर हम पब्लिकली आ करके यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहे हैं तो मूल उद्देश्य हमको अपना कोर्स कंप्लीट करा देना नहीं है,
बल्कि इस बात को केंद्र में रख करके पढ़ाना है कि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें सहजता से, ये केंद्र में रहेगा। फिलहाल 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि 4 और जो जोड़ा जाए इसमें, उसमें 4 संयुक्त आते हैं, पर भेद में ये शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और 2 द्विगुण आते हैं, और ऐसी स्थिति में इन 4 और 2 6 को अगर 33 में जोड़ेंगे तो आपको 39 का आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? और इसी के साथ साथ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि राजस्थान एसआई में अलग आएगा। चाहे आप एमपी एसआई पढ़ रहे हो, चाहे बिहार एसआई पढ़ रहे हो, चाहे यूपी एसआई पढ़ रहे हो, चाहे राजस्थान एसआई हो, चाहे जहां का हो, हिंदी से प्रश्न आएगा तो यही होगा, इसके इतर नहीं होगा। कहीं के एसआई की परीक्षा में या हिंदी के पेपर में पेपर का स्टैंडर्ड होता है, स्टेट अपने अपने स्टैंडर्ड पर जाकर के वो प्रश्न आपसे पूछती है। जैसे बहुत अच्छा पेपर अगर कोई बनाता है तो यूपी पीसीएल ऐसे प्रश्न बनाता है कि पसीने छूट जाते हैं। और एमपीएसआई में बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न हैं, गजब का प्रश्न पूछा जाता है। यूपीएसआई में पिछली बार जो पेपर हुआ 27-28 पालियों में, उसमें थोड़ा सा तनाव इस बात का रहा कि पेपर उस पैटर्न पर नहीं पूछा गया जिस पैटर्न पर उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया था। फिर भी आप अगर क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो आप कोई भी परीक्षा दें, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, बीएड एंट्रेंस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, राजस्थान एसआई, पुलिस, कोई भी परीक्षा दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी का दीजिएगा, लेखपाल दीजिए, राजस्व निरीक्षक दीजिए, धूमधाम से आप अपने आप को बेहतर पाएंगे, टॉप लेवल पर पाएंगे, ये बात आप मान करके चलें। तो ये संख्या, जेंडर का जहां तक मामला आता है, अब हम उस पर आ जाते हैं। हम दरअसल भटकना नहीं चाहते, पर आप लोग प्रश्न जब पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। जेंडर के मामले में अगर हम बात करें तो ये आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्णमाला में केवल 3 ही वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, जो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं, छोटी, बड़ी और री। उनको छोड़ करके जितने रेस्ट बचते हैं वो सभी क्या है, पुल्लिंग। इसलिए सभी व्यंजन के जेंडर की बात अगर करेगा तो आप बताएंगे कि वो पुल्लिंग होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? हाँ, देखो बेटा, हमारा काम ये है, दरअसल मैं जानता हूं ना, एक विद्यार्थी जब पढ़ता है, मेरे बहुत ज़्यादा तेज बोल करके पढ़ाने से या मेरे बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होती, हम धूमधाम से पढ़ा पाएंगे। पर वह बात जहाँ जहाँ बच्चे दिक्कत में आते हैं और प्रश्न जहाँ से जनरेट होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बस यही कारण है। और ऐसा नहीं है कि हम आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आए हैं या आपको किसी भी प्रकार का नुकसान देने के लिए आए हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इसलिए ये आप मान करके चलें, इत्मीनान से पढ़ने पर जो भी बातें आप पढ़ेंगे बड़ा धैर्य के साथ आपके मस्तिष्क में क्या होता है, स्टोर हो जाता है ना। बस केवल यही एक इरादा है। चलें, अब हम लोग सामान्य पर चलते हैं। ये तो एक परिचय रहा, इंट्रोडक्शन। क्या परिभाषा? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। मूल संख्या कितनी है? 33। कुल संख्या कितनी है? 39। और भेद कितने हैं? 3। ठीक है। 33 में अगर कोई आपसे पूछे कि मूल में शामिल कौन कौन है, तो आप बताएंगे कि स्पर्श शामिल होता है, अंतस्थ शामिल होता है और ऊष्म शामिल होता है।
कुल संख्या में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के साथ साथ संयुक्त और द्विगुण को भी शामिल किया जाता है कि सहजता से सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। जिन दो को अलग इसके बियॉन्ड देखा जाता है वो हैं अंग और अह। और अंग और अह, ध्यान रखिए, ये वर्ण हैं, पर वर्ण तो हैं, पर न तो ये स्वर हैं और न तो ये व्यंजन हैं। और वर्ण होने के साथ साथ इन्हें अयोगवाह की भी उपाधि दी गई है। और इस अयोगवाह का क्या मतलब होगा, इसका विस्तार अभी हम आगे इसी व्यंजन में ही देखेंगे। ठीक है, आइए आगे की बात कर लें। अब आते हैं हम सामान्य की ओर। सामान्य आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पहला तो है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन अगर मानक में देखें तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, यही तीन भेद हैं। भेद के नाम पर केवल तीन का ही जिक्र आएगा। भैया जरा आप हमको पानी पिला देंगे क्या? हाँ। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ये तीन हैं। संयुक्त को भी इसी के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को समझ पाएंगे। आइए देखें। पहला प्रश्न तो प्रिय विद्यार्थियों इसके संख्या से पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 25। अंतस्थ की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 4। ऊष्म की संख्या पूछी जाएगी तो बताएंगे 4। और संयुक्त की संख्या पूछी जाएगी तो 4। आपको बताएं, फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर हुआ था, वन रक्षक का पेपर भी बहुत टॉप लेवल का यूपी का पूछा गया था। यूपी में अभी तक 2 पेपर थे, 2 या 3 पेपर जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो एक अच्छे मानक पर थे। एक यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर हुआ था। बहुत डायनेमिक पेपर बनाए थे, देखते तो आप दंग रह जाते। और तीसरा फॉरेस्ट गार्ड स्टैंडर्ड पेपर बनाए थे, ये वाली बात। उसमें उन्होंने कहा कि अंतस्थ और ऊष्म को मिला करके वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी। और विकल्प में 4 था, विकल्प में 8 था। अब प्रश्न कोई दम नहीं था, पर देखिए दिमाग लगा करके तो पूछे कि अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4, दोनों मिला करके इसका जवाब क्या हो गया? 8 हो गया। आइए आगे की बात किया जाए। धन्यवाद। अब अगर हम बात करें, हाँ बाबू बिल्कुल धूमधाम से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कम पढ़ा रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दरअसल वर्णमाला का कुल टॉपिक होता है लगभग 20 से 22 दिन का, पर वो आपके लेवल का नहीं है, वो रिसर्चर स्कॉलर के लिए है। जो आपकी परीक्षा में जहां तक अभी तक पूछा गया है उसके 2 कदम आगे तक पढ़ा रहा हूं। आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा 2020 तक जो भी परीक्षा में आज तक पूछा गया उसके 2 कदम आगे तक वो क्या पूछ सकते हैं उस बात को इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूं। बस ऐसे ही एक शब्द में समझ लें तो ज्यादा आसान होगा। अब स्पर्श व्यंजन में 25 में से शामिल कौन कौन है वो देख लेते हैं। आपका हो गया क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, च,
ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प प ब भ म। क्लियर? ये बात आप समझ पाए अच्छे तरीके से? चलिए, डेमो का मतलब क्या होता है कि आप ये समझ पाएं कि एक शिक्षक जो अपने मैटर को या इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? वो आप समझ पा रहे हैं, ये उस बात का डेमो है। डेमो में ये कतई आप दिमाग मत लगाइएगा कि टीचर कम पढ़ाता है, ज्यादा पढ़ाता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? और ये मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में कोई परीक्षा अगर आयोजित हो रही हो हिंदी की, तो सबके लिए ये रेलेवेंट है, केवल यूपी पीसीएल के नहीं, जैसा कि कुछ विद्यार्थी ऐसा कमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। हाँ, लास्ट में जैसे कल के लेक्चर में लास्ट में हम स्क्रीनशॉट लेने का पूरा अवसर दिए थे, वैसे आज भी मिलेगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब इसमें अच्छी बात देखिएगा, इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों पड़ा, पहले वो जान लेते हैं। याद होगा अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि मुख के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं 5। उन 5 में से जितने लोगों का उच्चारण कंठ से होगा वो कंठ होंगे, जो तालु से वो तालव्य होंगे, जो मूर्धा से मूर्धन्य होंगे, जो दंत से दंतव्य होंगे, और जो ओष्ठ से वो ओष्ठ होगा। ऐसी स्थिति में क से लेकर के ङ तक की बात करें, इन सब का उच्चारण दरअसल कहां से? कंठ से। च छ ज झ ञ, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ट ठ ड ढ ड़ का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा। त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या? दंत। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है इतना? क से लेकर के ङ तक ये ठीक वही प्रक्रिया आ जाती है। कंठ पर आप उंगली रखें और क बोल करके देखिए, दबाव पड़ता है, ठीक ठाक दबाव। क ख क ख ग घ ङ, तो इसका मतलब कि क से लेकर के ङ तक सभी कहां से बोले जाते? कंठ से। जिन वर्णों को या जिन ध्वनियों को बोलते समय जीभ जाकर के ऊपर तालु से चिपक जाए, च को आप बोल कर देखिए, च जब आप बोलते हैं तो च छ ज, जीभ उठेगी और ऊपर तालु से जाकर चिपक जाएगी। च छ ज झ ञ, ये सभी क्या हो गए? तालव्य हो गए। च, मैंने आपको मूर्धा के 2 लक्षण बताए थे। लक्षण नंबर 1, मैंने कहा था या तो आपकी जीभ पीछे की तरफ पलट जाए तब मूर्धा होगा। दूसरा, मैंने साथ ही साथ ये बताया था कि जिन व्यंजन को बोलने में या जिन ध्वनियों को बोलने में जिह्वा में वाइब्रेशन हो, उसमें क्या होता है मित्र? तो आप बताएंगे उसमें भी मूर्धा होता है। तो इस वाले में या ये जो वर्ण सीरीज दिए गए हैं, इसमें वाइब्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें फॉर्मूला नीचे पलट रहा है, ठीक ठाक। तो इसका मतलब कि ये सभी कहां से? मूर्धा से। जिन व्यंजन को उच्चरित करते समय जीभ दांतों से जाकर के टकराए, वो सभी क्या होंगे? दंत। त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है। त थ द ध न पूरा कहां से? दंत से। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान सब कहां से? ओष्ठ से। तो ये बात एकदम क्लियर है। अब देखिएगा प्रश्न एक बार क्या पूछा, वो देखते हैं। प्रश्न आया हुआ था कि आपने ऐसे व्यक्ति आसपास शायद आपने देखा हो या न्यूज़पेपर में देखा हो कि कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर की दैवीय शक्ति से या जो भी कारण रहे होते हैं, उनके ऊपर के लिप्स या नीचे के लिप्स कटे होते हैं।
ऊपर के होठ और नीचे के होठ अनुपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। ये वाले स्थिति में आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी व्यक्ति का ऊपरी या निचला होठ ना हो तो वो किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता। ये प्रश्न रहा है। यदि किसी व्यक्ति का ऊपर या निचला होठ ना हो तो वह किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता। ऑप्शन में आएगा ये क से लेकर के ङ तक, च से लेकर के य तक, त से लेकर के ड़ तक, त से लेकर न तक, प से लेकर के म तक। तो किसका प से लेकर के म तक का उच्चारण नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो बुजुर्ग होते हैं या जो बूढ़े होते हैं या जो बच्चे बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, जब तक उनके दांत नहीं आते हैं तब तक वो ये वाले वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाते, त थ द ध न। तो प्रश्न आता है कि यदि किसी व्यक्ति के दांत अनुपस्थित हों तो किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण वो नहीं कर पाता है। तो आप क्या बताएंगे? दंत। किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएगा? दंत। पर ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, दिमाग सब लोग लगा लिए होंगे ऐसे सब पर। ये कोई नहीं पूछेगा कि अगर किसी व्यक्ति का कंठ ना हो तो किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता। वहां दिमाग मत लगाना, ठीक है। कंठ नहीं होगा तो किसी का नहीं कर पाएगा। अब एक अच्छी बात, निष्कर्ष ये निकला कि क से लेकर के ङ तक के सभी वर्ण कहां से बोले गए? कंठ से। च से लेकर के य तक सभी वर्ण कहां से बोले गए? तालु से। ट से लेकर के ड़ तक के सभी कहां से बोले जा रहे हैं ये वर्ण? मूर्धा से। और त से लेकर के न तक दंत से, और प से लेकर के म तक ओष्ठ से। अब समस्या इस बात की आई कि जैसे पूरा ये क ख ग घ कंठ से कौन लोग बोले जाते हैं? तो बोलना पड़ेगा क ख ग घ ङ। तालु से कौन लोग बोले जाते हैं? च छ ज झ ञ। इतना प्रैक्टिस करने पर दिक्कत होती थी, इसलिए विद्वानों ने क्या किया कि हर एक वर्ग का जो पहला वर्ण है उसको उस फैमिली का मुखिया बना दिया। और मुखिया बनाने के साथ साथ उसने मुखिया शब्द का इस्तेमाल न करके उसने इस्तेमाल किया वर्ग का। इसका क्या मतलब है कि क से लेकर के ङ तक के जो हैं इनको कहा जाएगा ये क वर्ग, च से लेकर के य तक सब च वर्ग, ट से लेकर के ड़ तक ये सब ट वर्ग, त से लेकर के न तक ये सब त वर्ग, और प से लेकर के म तक ये सब प वर्ग। वर्गों में विभाजित कर दिया। अब प्रश्न का लेवल देखिए, आइए उसको देखें। जी रीना बाबू, रेगुलर क्लासेस चलेंगी मेरी 2 घंटे की, 2 घंटे की क्लासेस मेरी पर डे चलेंगी, उस पर आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक। आइए आगे की बात करें। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, अब उसकी बारीकियों से मैं आपको अवगत करा रहा हूं, वो ध्यान रखें। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्गों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? ध्यान रखिएगा, 5 वर्ग हैं। वर्ग की संख्या पूछेगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है तो आप बताइए कि दरअसल क से लेकर के म तक जो वर्ण हैं वो मुख के किसी न किसी विशेष भाग को स्पर्श करके ही उच्चरित होते हैं, इसी कारण इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। और इन स्पर्श व्यंजन को कुल क ख ग घ से लेकर के प फ ब भ म तक सबको वर्गों में बांट दिया गया। कुल कितने वर्ग में? 5। क च ट त प। इन 5 वर्गों में बट जाने के कारण इसी का एक नाम और आता है, इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। अगर आपसे यह पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 25।
पर पूछेगा कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है तो भी आप बताएंगे 25। इसी को संस्कृत में उदित भी कहा जाता है। उदित व्यंजन की संख्या को कहा जाता है 25। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहां तक तो कोई तनाव नहीं होना चाहिए। पर यदि पूछा जाए वर्गों की संख्या कितनी है तो वर्ग के नाम पर वो 5 हैं, वर्ग 5 हैं। अब आते हैं अंतस्थ। जिस तरीके से आपने ये देखा कि इनका वर्णन हुआ, वैसे ही अंतस्थ की बात मान ले। अगर अंतस्थ को केंद्र में रख करके, अंतस्थ 2 शब्द से मिलकर के बना है, अंत प्लस स्थ, इसका मतलब भीतर, अंत का मतलब भीतर, स्थ का मतलब स्थित। कहा जाता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जो हमारी वायु है, जो हमारी प्राण है, जो प्राण ध्वनि है, जिन वर्णों को बोलते समय वो मुख के भीतर ही रह जाती है, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। जैसे क ख ग घ जब बोलते हैं तो वायु बाहर की तरफ ज्यादा मात्रा में आती है, पर अंतस्थ को बोलते समय यही वायु पीछे की तरफ जाती है। अर्थात यह र ल और व बोल करके देखिए, इनको बोलने के दौरान वायु जो होगी वो पीछे की तरफ य र ल व बाहर नहीं आती है, इसलिए इसे अंतस्थ कहा जाता है। अब ऊष्म का जिक्र करें। ऊष्म का जिक्र करते हैं। ऊष्म शब्द ऊष्मा से बना है और ये ऊष्मा जो है केमिस्ट्री के हीट शब्द से निर्मित है। हीट का मतलब ऊष्मा, एनर्जी। कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में जो वायु होती है वो हल्की गर्म हो जाए, हल्की गर्म हो जाए, और वो गर्म जानते हैं क्यों होता है? संघर्ष से होता है, रगड़ से होता है। इस कारण वायु की मात्रा गर्म हो जाती है और जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो वायु है वो वायु गर्म हो जाए उसके उच्चारण के दौरान, इसीलिए इसका नामकरण क्या रखा गया? ऊष्म रखा गया। और इसीलिए जैसे श, श, स, ह को बोलते समय वायु की मात्रा गर्म हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म। तो कौन कौन आया? ये श, स और ह। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब आपने एक चीज और देखा होगा, बहुत ध्यान से और बारीकी से समझिएगा कि ये जो श है, इसको शरीफा वाला स सुने होंगे। शरीफा वाला स, ये इसको पेट फरवा वाला स, इसको सरौता वाला स इत्यादि नामों से जाना जाता है। दरअसल वो उचित नाम नहीं है, वो केवल LKG, UKG क्लास 1 और 2 के विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी ऐसी चीज जिसे वो जानता है से अगर हम अपने विषय वस्तु को जोड़ेंगे तो उस विषय वस्तु को समझने में उसे सरलता होगी और सहजता होगी। इस आधार पर ऐसा किया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका वास्तविक नाम है तालव्य। इसको कहा जाता है तालव्य श। इसका नाम तालव्य श इसलिए पड़ा क्योंकि इसके उच्चारण में जो आपकी जिह्वा है वो ऊपर जा करके तालु से टकराती है, तालु में चिपकी रहती है। तो यदि जिह्वा ऊपर तालु से जाकर के टकराए, तालु में जाकर के चिपकी रहे, इसलिए इसको तालव्य कहना ज्यादा लाजमी होता है और ज्यादा बेहतर होता है। इसी क्रम में ये जो है मूर्धा, मूर्धा के 2 लक्षण। पहला लक्षण मैंने कहा कि जीभ का वाइब्रेट होना या जीभ का पीछे की तरफ पलट जाना भी
ये मूर्धा के लक्षण में क्या होता है, शामिल होता है। तो जिन ध्वनियों को बोलते समय जिह्वा में वाइब्रेशन हो या जीभ पीछे की तरफ पलट जाए। अब आपने एक चीज और महसूस किया होगा कि दरअसल इन तीनों स का उच्चारण लगभग लोग एक जैसा करते हैं। शुद्धिकरण अब समाप्त हो गई है, ये बात जानते हैं सब। पर अगर आपसे कोई कहे कि तीनों श का उच्चारण करके बताइए क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा सा तरीका देखिए। हर बार आपको यही स बोलना है, पर तरीका अलग होगा। आप अगर इसी स के उच्चारण करने के दौरान अपने जिह्वा को तालू से जाकर के चिपका करके ये वाला स बोलेंगे तो भी उच्चारण होगा इस वाले स का। श श श बोल करके प्रैक्टिकल देख लीजिए। बोलना ये वाला स है, पर इसको बोलने के दौरान आपको अपने जीभ को तालू से जाकर चिपका देना है। श, तो इसको इसीलिए तो चूंकि इसको बोलने के लिए जीभ तालू से जाकर के चिपकती है, तो तालू की मदद से ये बोला जाता है, इसलिए इसका नाम तालव्य श रखा गया। अब इसको बोलना है। इसको बोलने का एकदम लॉजिकल तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आनंद आएगा। एक आध दो बार बोल नहीं पाएंगे, पर अगर बहुत प्रयास करेंगे ठीक ठाक बोल पाएंगे। क्या इसको बोलने के लिए ये जो ट ठ वर्ग है ना, ट को बोलते समय जीभ पीछे ले जाते हैं, ठीक वैसे ही इस श को बोलते समय जीभ पीछे की तरफ ले जाइए। यदि आपकी जीवा पीछे की तरफ पलट जाए तो बोलना यही स है, पर जीभ को पीछे पलटा करके बोलिएगा तो अपने आप इस शुद्ध रूप से इसका उच्चारण होगा फ फ फ। ये वाला है मूर्धन्य स फ। तो चूंकि मूर्धा वाला लक्षण इसमें शामिल है, इसीलिए इसको मूर्धन्य श कहा जाता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जबकि इसको बोलने के लिए जीभ दांतों से टकराता है, इसलिए इसको दंत स कहा जाता है। ये हो गया, ठीक आप समझ पा रहे हैं? अब अगर इसको याद रखिए, देखिए एक तरफ लिखें आप य र ल व, संस्कृत में इसका क्रम अलग होता है, मैं आपको सूचित कर दे रहा हूं, बाद में तनाव में गलत मत करिएगा। संस्कृत में अंतस्थ वर्णों को पढ़ाने के दौरान इसका क्रम अलग रखा जाता है, पर हिंदी में इस क्रम से हम इसको पढ़ते हैं। तो इस क्रम से अंतस्थ है, इस क्रम से ऊष्म है। यदि आप ये पता और ये याद करें कि इसको तालव्य श, जहां जहां ये वाला श आए प्लीज इसको शरीफा वाला स न बोलिए, तालव्य श कह करके इसको संबोधित करिए। इसको मूर्धन्य स बोलिए, इसको दंत स बोलिए, तो इससे एक लाभ और होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तालव्य श के ठीक सामने जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसका आसियाना है, वो यह है। तो यदि ये इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो यह का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। ये सरलता और सहजता से आप याद कर पाएंगे। श के ठीक सामने किसकी बिल्डिंग है? र। यदि श का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो आप ध्यान रखिएगा र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, पर यह मूर्धा इसलिए है क्योंकि जीभ पीछे की तरफ पलट जाता है। र मूर्धा इसलिए है क्योंकि जिह्वा में वाइब्रेशन होता है। जिह्वा में वाइब्रेशन होने के नाते, जिह्वा में कंपन्नता होने के नाते ही इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। तो मूर्धन्य हो गया। इस स के ठीक सामने जिसकी बिल्डिंग बनी है वो है ल। यदि स का उच्चारण स्थान दंत है तो ल का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? दंत होगा। ये ऐसे जोड़ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बहुत मैजिक वाली बात बताऊं, बहुत मजा आएगा। दरअसल मामला फंसा इन दोनों का, व का और ह का। जब इनका मैटर फंसा पढ़ाने के दौर पर, ये भी आपस में एक दूसरे के सामने बिल्डिंग बनाए थे, पर किसी कारण विवाद हो गया। तो ह का उच्चारण स्थान दरअसल कंठ माना जाता है।
पर व को बोलिए, व प्रैक्टिकली बोल करके देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। व जब आप बोलते हैं तो आपका जो ऊपर वाला दांत है वो नीचे के होंठ से आकर के टकराता है। ऊपर का दांत नीचे के होंठ से आकर के टकराता है, इसलिए इसको बोला जाता है। तो इसके उच्चारण में दो लोगों की भूमिका आ गई। किसकी किसकी आई? एक तो दंत की और साथ ही साथ ओष्ठ की। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। क्यों? अभी ऐसे बोलेंगे तो आपके दोनों होठ आपस में ही चिपकेंगे, प की तरह उच्चारण होने लगेगा। पर अगर ऐसे ही नॉर्मली आप बोलें तो व के दौरान यही होता है कि ऊपर का दांत नीचे के होठ से टकराता है। इसमें एक और मजेदार बता दूं, इसको रिवर्स मत कर देना। ओष्ठ दंत अगर विकल्प में होगा तो ओष्ठ दंत नहीं होगा। वो अलग बात है कि दांत और होठ दोनों की भूमिका है, पर दंत ओष्ठ इसलिए सही होगा क्योंकि दांत सबसे पहले सक्रिय होता है और दांत सक्रिय होकर के आपके होठ से टच होता है। माने दांत पहले सक्रिय होता है, होठ बाद में होता है। चूंकि दांत पहले सक्रिय होता है इसलिए दंत ओष्ठ कहा जाएगा। इसको रिवर्स फॉर्मेट में ओष्ठ दंत विकल्प में होगा तो वो सही नहीं माना जाएगा। अब ऐसे प्रश्न जानते हैं कैसे तैयार किए जाएंगे? आपको भी बहुत मजा आएगा अगर मैं एक मजे की बात बता दूं। आइए उसको देख लें, फिर मैं आपको बताऊं। जैसे उन्होंने पूछा कि व का उच्चारण स्थान बताइए। व का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन ए में उन्होंने दे दिया ओष्ठ दंत, बी में दे दिया कंठ तालव्य, सी में दे दिया कंठोष्ठ और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। ये ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जानते हैं दिक्कत क्या होती है बच्चों को। बच्चों के साथ दरअसल समस्या ये आती है क्या कि जैसे कुछ विद्यार्थी ये कसम खा करके परीक्षा जाएंगे, कोई भी प्रश्न पूछेगा हम कोई ना कोई ऐसा विकल्प लगा करके ही आएंगे जिसमें नाम लिखा हो, तो वो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। वो क्या करते हैं, वो ऐसे कहेंगे लगता है परीक्षक से वो जो टाइप करता है उससे मिस्टेक हो गया है, यही सही है, बस केवल गलती उससे हो गया है कि उसने ओष्ठ को पहले दे दिया, दंत को बाद में दे दिया। अपनी प्रतिभा का हवाला देते हुए वो ये कहते हैं गलती कर दिया, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, मिस्टेक हो गया है, पर यही सही होगा। और पड़ोसी वाला जो इनमें से कोई नहीं लगाया था उसको भी डांट दिया, ये क्या लिखे हो, तुमको भी नहीं आता, उसे भी डांट करके वो अपना वाला सही करा देते हैं। और अपना तो बर्बाद हुए पर पड़ोसी को भी बर्बाद कर देते हैं। तो ईगो सेटिस्फैक्शन मत करना, वहां आपको देखना है कि किसका संबंध किससे है और उस आधार पर उसका जवाब देना होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। आइए अब आगे की बात करें। चलिए अब बात आई संयुक्त का मामला। संयुक्त के मामले में कितने लोगों की संख्या आती है? 4। कौन कौन से हैं ये तो आप समझदार हैं, आप जान ही रहे हैं। एक तो है क्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ और एक है स्र। अगर आपसे पूछा जाए कि श का निर्माण किसकी किसकी मदद से हुआ है, तो क्ष का निर्माण ये दरअसल हुआ है आधा क, आधा श और अ से।
और त्र का निर्माण आधा त, आधा र और अ से। ज्ञ का निर्माण आधा ज, आधा य और अ से। श का निर्माण आधा श, आधा र और अ से। कभी कभी वो क्या करते हैं कि इस वाले हिस्से का वो विग्रह न करके इन दोनों को साथ में दे देते हैं, और जब ये इनका विग्रह नहीं करते तो ये जो मूर्धन्य श अभी आधा दिख रहा है वो पूरा हो जाता है। पर अगर सही तरीके से देखें तो इस तरीके का विग्रह इसका होना चाहिए, इससे कम नहीं। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना तो हम मान करके चले हैं कि ठीक ठाक समझ पाए होंगे। अब आपको अभी इसके बारे में और सारी बात बताएंगे, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो शीघ्रता से ले लीजिएगा, बाद में हम एक अवसर आपको देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए आगे की बात करें। अब जो अगला मैटर आया वो आया संयुक्त ध्वनियां। मैंने एक टॉपिक और उसी में इंक्लूड किया था, संयुक्त ध्वनियां दरअसल 3 भागों में बांटी गई हैं। 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला एक है संयुक्ताक्षर ध्वनि, दूसरा संपृक्त ध्वनि, और अगला द्वित्व या फिर युग्मक ध्वनि। ठीक है ना? ये 3 मूल रूप से हैं। अब देखिएगा, इसकी बारीकियों को देखिएगा, आप पहली बार महसूस करेंगे कि सर ये मुझे आज नया मिला। संयुक्ताक्षर, संपृक्त ध्वनि और द्वित्व या युग्मक ध्वनि का एक एक पहले उदाहरण ले लेते हैं। पहला है ग्लानि। एक शब्द ले लेते हैं संबल, और एक शब्द ले लेते हैं दिल्ली। ये देखिएगा 3 शब्द हैं। अगर हम इन तीनों शब्दों को केंद्र में रख करके बात करें तो इसका क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। उसकी बात कर लें। यदि ये परीक्षा में आपके सामने आ जाए, जैसे मैंने ये शब्द दिया है तो ठीक है, अगर नया शब्द आपके सामने प्रस्तुत हो या प्रकट हो और आपसे पूछा जाए, जैसे संबल ही परीक्षा में दे दे, आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूं, संबल शब्द आपकी परीक्षा में आया और आपसे ये पूछा कि ये जो संबल शब्द है ये क्या है, संयुक्ताक्षर है कि संपृक्त ध्वनि है कि द्वित्व या युग्मक ध्वनि है, यदि ऐसा प्रश्न करे तो आपका जवाब क्या होगा, यही हम जानना चाह रहे हैं।
आइए बहुत अच्छी बात बताएं। पहले हम इसका विग्रह करेंगे, क्योंकि बिना विग्रह के इसका आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इसका वर्ण विन्यास करें तो ये हो गया ग आधा, फिर आया ल, फिर इसमें आ स्वर, फिर इसमें न, फिर छोटी। वैसे ही अगर हम बात करें स में आया अ, में आया आधा म, फिर आया आधा ब, फिर आया अ, फिर आया ल, फिर आया अ। आधा द में छोटी ई, फिर आधा ल, फिर आधा ल, फिर बड़ी ई। इसको मैंने वर्ण विन्यास में विभाजन कर दिया। अब शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होता है। आप ये देखिएगा कि जिसमें जिसमें हलंत लगा हुआ है वो आधे व्यंजन है। संयुक्त ये कहता है कि यदि दो व्यंजन, एक व्यंजन ये हो गया, एक व्यंजन ये, कहा गया कि यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाए, ये परिभाषा भी है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको समझा रहा हूं। ठीक यही परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे कौन सी ध्वनि कही जाएगी? तो आप बोलेंगे संयुक्ताक्षर ध्वनि होती है। यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के, माने अ का ही सहारा लेकर के ग और ल दोनों अपना जीवन यापन करते हैं, तो चूंकि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं इसलिए ये संयुक्ताक्षर हैं। पर ध्यान रखिएगा, यदि व्यंजन तो दो हों पर इसके पहले भी कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि में जो दो व्यंजन होंगे उनके बाद स्वर तो होगा पर उनके पहले भी स्वर का होना अनिवार्य होता है। यह संपृक्त का लक्षण होता है। क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं? यही ग्लानि अगर हम इसी के पहले अ लगा देते, अग्लानि, अग्लानि, यही अग्लानि संयुक्ताक्षर के उदाहरण से निकल करके संपृक्त के उदाहरण में शामिल हो जाता। ठीक है ना? चलिए, पर यहां वाले हिस्से में आकर के देखें। पर कहा गया कि यदि दो समान व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे हम द्वित्व या युग्मक कहते हैं। दरअसल देखिएगा, आधा ल फिर उसके बाद ल, माने जब समान स्वर या एक ही स्वर के सहारे दो एक ही जैसे व्यंजन अगर बोले जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? तो आप बताएंगे कि उसे हम द्वित्व भी कह सकते हैं और युग्मक कह सकते हैं। द्वित्व और युग्मक का मतलब ही होता है पेयर या जोड़ा। द्वित्व या युग्मक का मतलब ही होता है कि इनका पेयर होगा या जोड़ा होगा। जैसे मैं आपको और बताऊं, एग्जाम्पल जो परीक्षा में आया है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये बात समझ पाए हैं तो मुझे तुरंत बताइए टाइप करके। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रेम किस विकल्प में शामिल होगा, ये संपृक्त होगा या फिर ये संयुक्ताक्षर होगा या फिर ये द्वित्व या युग्मक होगा? जरा आप इसको बताएं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, हम क्या देखेंगे? पहले हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे। यदि आप इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो प हो जाता है आपका आधा, फिर र, फिर उसके बाद
ए की मात्रा है ना, फिर हो गया ए, फिर हो गया म, फिर हो गया अ। अब यहां देखा आपने कि एक व्यंजन ये और एक व्यंजन ये, और दोनों व्यंजन एक ही स्वर के सहारे क्या हो रहा है, बोला जा रहा है। ये कौन सा होगा, संयुक्त हो जाएगा। बहुत अच्छा, अर्थात इसका निष्कर्ष जो निकला वो निकला संयुक्त का। अगर शब्द आ जाए उन्मत्त, तो आप बताएं कि ये किस कैटेगरी में आप डालेंगे। उन्मत्त की बात आ जाए तब क्या करेंगे, तो इसका भी हम वर्ड विन्यास करेंगे। ये उ हो गया, आधा न, फिर आधा म, फिर अ, फिर त, फिर अ। बहुत अच्छा, उन्मत्त की बात करें तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद भी एक स्वर और इसके पहले भी एक स्वर। दो स्वर के बीच में अगर ये दो व्यंजन आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। कुछ लोगों ने संबल टाइप कर दिया है, संबल उसका एग्जाम्पल है, संपृक्त होगा, संपृक्त है, संबल नहीं है। संपृक्त ध्वनि का उदाहरण संबल है। इतना धीरे पढ़ाने के बाद 2 सेकंड पहले जो मैटर पढ़ाया हूं 2 सेकंड बाद भूल जा रहे हैं। और इसी में ऐसे विद्यार्थी जब कहते हैं कि सर स्पीड से पढ़ाइए, तो बताइए कैसे होगा, है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अब प्रश्न आया पक्का, इसको कहां रखेंगे, शामिल करेंगे, जल्दी बताएं। तो जाहिर सी बात है, देखिएगा आधा का अपने ही पूर्ण में जाकर के मिल रहा है, या जब दो समान व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि इसको हम युग्मक कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बात आप समझ पाए। ये हिंदी की दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास का जिक्र चल रहा है। बहुत अच्छा, शानदार जवाब, बेहतर। चलिए आगे की बात करें। अब मैं आपको एक वर्ण के बारे में परिचय करा देना चाहता हूं, विशिष्ट वर्ण का ही एक हिस्सा है। जैसे एक वर्ण है ह, ह के बारे में ध्यान रखिएगा कि ह को कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसे कहा जाता है कंठ ध्वनि। ये वही व्यक्ति है जिसे ऊष्म भी कहा जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसे संघर्षी भी कहा जाता है। ये वही है जिसे ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ये वही है जिसको महाप्राण कहा जाता है। ये वही है जिसको सघोष कहा जाता है, या घोष भी कह सकते हैं। ये वही है जिसे काकल्य या कांकल वर्ण कहा जाता है। ये वही है जिसको स्वर यंत्री वर्ण कहा जाता है। ये वही है जिसे हृदवर्णी भी कहा जाता है।
ये वही है जिसे शहीद वर्ण कहा जाता है। ह है तो एक, पर इसके डायमेंशंस जो हैं वो बहुत सारे हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अब इसके कई डायमेंशन होने के नाते अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ह के विषय में असत्य कथन है। ह के विषय में क्या असत्य कथन है? जब आज नहीं हो सकता है 3-4 साल बाद इस लेवल पर आकर के आपसे प्रश्न पूछ सके, अभी नहीं। पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि ये संघर्षी है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये काकल्य वर्ण है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये अघोष है। चौथा उन्होंने कहा ये महाप्राण है। जवाब दीजिए इसका। नहीं भैया, पूरी हिंदी नहीं कराऊंगा, कल हमारा दुबई का वीजा लगा हुआ है, तो कल हम दुबई चले जाएंगे, 4-6 दिन अबू धाबी में क्लास लेंगे। अरे जब पढ़ा रहा हूं 2 घंटे रोज ले रहा हूं और ये ठीक ठाक स्थिति में बता दिया कि मित्र पूरा कराया जाएगा, तो काहे तनाव लेते हैं भाई? धूमधाम से पढ़िए। जब तक हम जिंदा हैं आप क्यों शर्मिंदा हैं? चलिए देखिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार जवाब। दरअसल ये अघोष नहीं है, ये है क्या? सघोष। तो किसी भी विषय वस्तु को कितने डायमेंशन से देखना है ये बहुत मायने रखता है। वो सारी चीजें अगर पता होंगी तो आप बेहतर समझ पाएंगे। कौन एक लड़का है अघोष की जगह कह रहा है ये खरगोश व्यंजन है। खरगोश व्यंजन कौन सा होता है जी? अरे ऐसे ही हम बोल देते हैं, मेरी बात का तनाव मत लिया करिए। एसपी जी, क्या नाम है आपका? हाँ एसपी जी, आप टेंशन धूमधाम से रहिए, तनाव मत लीजिए। वो हमारा कहने का स्टाइल है, यही है, तुम कह देते हैं, आप बुरा मत मानिए। आप अपनी बात मुझ तक ले जा सकते हैं। मेरा उत्तर ऐसे ही लॉजिकली होगा, घूम घाम से होता है कि काफी देर से बच्चे जुड़े हुए थे तो कभी मन न लगे तो चला जा सके। चलिए हम आते हैं पीछे, और पीछे अब एक साथ आप लोग अपना स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए स्क्रीनशॉट के लिए, क्योंकि 5 मिनट बचा है, हम चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट हो जाए उसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक एक करके भैया। ये हो गया। 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे चल चुकी है। चलिए दूसरा, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा मित्र, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज जैसे वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर दे दिया करिए। अगर वीडियो एंड हो जाए तो एंड होने के बाद भी कमेंट बॉक्स दिया गया होता है, आप अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आपका हर एक शब्द मैं पढ़ता हूं। या आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं सारे कमेंट्स लाइक होंगे, वो मैं ही करता हूं। मैं बिना खाली आदमी हूं, मुझे काम धाम रहता नहीं है, यही सब काम उल्टा सीधा करता हूं। तो ये ध्यान रखें, आपके द्वारा किया गया हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूं, और उसमें जो भी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना और निगेटिविटी को हटाना, यही मेरा उद्देश्य होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें धूमधाम से। चलिए अगला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लाइव क्लास लेते समय मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिलीवर करना होता है बेटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी खुशी हुई आपसे जुड़ करके, और आज लगातार आप लोग जुड़े रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़े पेशेंस की आवश्यकता होती है। 2-2 घंटे तक लाइव में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और बस आपका प्यार और आपका साथ ऐसे ही बना रहे, और लाइक और शेयर तो धूमधाम से आप कर ही देते हैं, मैं कहूँगा नहीं, पर इच्छा मेरी भी होती है कि अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज का एपिसोड हम यहीं लेते हैं, विराम देते हैं। कल वाला व्यंजन के हिस्से का महा एपिसोड होगा, इसलिए समय से यदि आपका आगमन हो जाएगा तो आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं रोहनजय पांडे लेता हूं विदा। जल्द मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।